आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक स्विच इन लैम्डा फाज। कुछ बेसिक बातें हम लोग करेंगे फाज की, लैम्डा की। पहली बात तो ये है कि एक टेम्परेट फाज है। टेम्परेट फाज का मतलब ये हो गया कि लाइटिक के साथ साथ लाइसोजेनिक साइकिल भी शो करता है। ये इसका मतलब कि तुरंत ही जाके इन्वेड करके और अपना नंबर बढ़ाना नहीं शुरू कर देता है। कई बार वो होस्ट के क्रोमोसोम में एज प्रोफाज इंटीग्रेट करके भी पड़ा रहता है, और जैसे जैसे होस्ट रेप्लिकेट करता है वैसे वैसे इसका भी रेप्लिकेशन होता रहता है। अगर इसके जीनोम की बात करें तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका जीनोम जो होता है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसका साइज जो होता है वो लगभग 48.5 किलो बेस पेयर का साइज होता है, 48,500 समथिंग। तो ये जीनोम की बात है। इसके जीन्स की संख्या की अगर हम बात करें तो जीनोम में इसके लगभग 50 जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। हमने अभी आपको बताया कि टेम्परेट फाज है, लाइसोजेनिक साइकिल है, लेकिन सिर्फ यही मत सोच लीजिएगा। टेम्परेट टर्म जो है वो लाइसोजेनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों साइकिल्स जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब कि इट कैन अंडरगो लाइटिक एज वेल एज लाइसोजेनिक साइकिल। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लाइटिक साइकिल है वो डिफ़ॉल्ट साइकिल होती है, डिफ़ॉल्ट पाथवे होता है। इसका मतलब कि इन जनरल ये लाइटिक में जाएगा। डिफ़ॉल्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाइसोजेनी में जाने के लिए इसको एक स्पेशल मैकेनिज्म अडॉप्ट करनी पड़ेगी। वो मैकेनिज्म क्या होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों साइकिल इसकी डिस्कस करेंगे, और बेसिकली कैसे रेगुलेट हो रहा है जीन लेवल पे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेनली। तो लाइटिक और लाइसोजेनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होगा कि लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि सपोज करिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और इसमें ये जो फाज है, ये इस फाज का जो डीएनए है वो एंटर करेगा। ये डीएनए एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करेगा यूजिंग दी होस्ट मशीनरी। और होस्ट मशीनरी उसके बाद फिर ये अपनी कैप्सिड प्रोटीन वोटीन ये सब सिंथेसाइज करेगा, और उसके बाद इसकी पैकेजिंग होगी लाइक दिस। और पैकेजिंग होने के बाद ये सेल को बर्स्ट करके, लाइज करके, और बाहर इस तरीके से निकल आएगा। तो तुरंत इसने अपनी कॉपी नंबर जो है वो बढ़ा ली। तो दिस इज द लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है? लाइसोजेनिक प्रोसेस में होता यह है कि जो फाज डीएनए है वो क्या कर जाता है, वो इंटीग्रेट कर जाता है, इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट जीनोम। तो बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट कर गया, और उस कंडीशन में इन सच केस द फाज जीनोम इज नोन एज प्रोफाज। तो फाज जीनोम को हम क्या कहते हैं? प्रोफाज कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल का। तो सपोज करिए इसका भी अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना दें लाइक दिस, तो ये बैक्टीरियल सेल हो गई, ये होस्ट का जीनोम हमने बनाया, और यहाँ पे ये इन्फेक्ट कर रहा है इसको। दिस एंटर्स लाइक दिस, पता नहीं ये वायरस ऐसे ही होता है। ये आया और ये यहाँ पे इंटीग्रेट कर गया एट दिस पॉइंट, और इसी पे हम इसको क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रोफाज। फिर लेटेंट कंडीशन में ये पड़ा रहेगा सुस्त होके, और जैसे जैसे बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे इस प्रोफाज या फाज का जीनोम जो है वो भी रेप्लिकेट करके आगे बढ़ेगा। इससे फायदा क्या है? इससे जाहिर सी बात है इसको बैक्टीरिया वायरस को तो फायदा है ही है, लेकिन होस्ट को भी फायदा होता है, बैक्टीरिया को भी फायदा होता है कि ये जो प्रोफाज होता है ये क्या करता है? इट कॉन्फर्स इम्यूनिटी
to the host against infection by another lambda। मतलब एक प्रोफाज अगर इसमें इंसर्ट कर गया है तो दूसरा लैम्डा या दूसरा लैम्डा का जीनोम जो है फिर से इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, एक पैरासाइट लेके ये चल रहा है तो बाकी और दूसरे पैरासाइट से ये बचा रहेगा। इस तरीके का थोड़ा सा एडेड एडवांटेज इसको मिल जाता है। अब ये दो तरीके की साइकिल है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। ये बैक्टीरिया या यूं कहें वायरस कैसे डिसाइड करता है कि किस साइकिल में उसको जाना है। तो ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसको अगर हम सिंपली यहाँ पे पुट करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिसीजन बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन। तो किन किन चीज़ों पे ये डिपेंडेंट रहता है? दो मेन चीज़ें हैं। एक तो एनवायरमेंटल सिग्नल क्या आ रहा है। जैसे कई बार ये होता है कि यूवी रेज या आयनाइजिंग दूसरी रेडिएशंस जो होती हैं या दूसरे केमिकल म्यूटेजेंट्स होते हैं, उसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है कि प्रोफाज जो है वापस से लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाए। इसके अलावा नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग फाजेस पर सेल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फाज की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर ऑफ फाज पार्टिकल्स जो एंटर कर गए हैं होस्ट में, तो उस कंडीशन में लाइटिक साइकिल पे स्विच होता है पहले, क्योंकि इंटीग्रेट एक ही जीनोम कर पाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है दूसरे जो लैम्डा पार्टिकल्स होंगे वो तो चाहेंगे कि अपनी संख्या को तुरंत बढ़ाया जाए। अब इसमें आगे ये तो जनरल हमने आउटलाइन दे दिया आपको, लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल और उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, किस चीज़ पे बेस्ड होता है। आगे समझने के लिए हमको लैम्डा का जो जीनोम है उसका एक आइडिया लेना होगा और इनफैक्ट उसको एकदम कंठस्थ करना होगा। वो जब याद रहेगा तो ही सारी प्रोसेसेस जो है वो समझ में आएंगी। तो लेट मी शेयर द डायग्राम। इंसर्ट कहाँ करें, यहाँ पे जीन। यस, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको इन जीन्स को समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, अच्छे से एकदम कंठस्थ होना चाहिए। लेट्स सी, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जेनेटिक मैप जो है वो लैम्डा जीनोम का हमको दिख रहा है, जिसमें मेजर जीन्स दिख रही हैं और उस जीन से एसोसिएटेड जो प्रोमोटर्स हैं जो उस जीन को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करेंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, PLPR यानी कि प्रोमोटर लेफ्ट प्रोमोटर राइट, और ये दोनों जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ऑपोजिट ओरिएंटेशन में कराते हैं। जहाँ पे PR है वहीं पे उसी से थोड़ा सा दूर जो है थोड़ा पहले ही PRM है, यानी कि ये भी प्रोमोटर है। और इन सब का मतलब भी आपको बताएंगे, वैसे अभी हम बोल दे रहे हैं सिंपली। PRM का मतलब हो गया रिप्रेसर मेंटेनेंस। इसी तरह से ये एक और प्रोमोटर होता है जिसको हम कहते हैं PRE, कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, अभी हम आगे बताएंगे इसको आपको डिटेल में। पैक, फिर PI, फिर PR प्राइम या PR डैश इसको कह सकते हैं। ये सारे क्या हैं, अलग अलग प्रोमोटर्स हैं। अलग अलग टाइम पे ये प्रोमोटर्स कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोमोटर है तो जाहिर सी बात है यहीं पे आके RNA पॉलीमरेज जो है वो एसोसिएट होगा। इसके बाद इन जीन्स की लोकेशन पे जरा गौर करें। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो A to J, इसके बाद सिब, फिर ATP अटैचमेंट फाज, फिर इंटीग्रेज, फिर जिस प्रोटीन, यानी कि ये किसके लिए कोड करती है, एक्सीजनेज के लिए, जो ऑक्सीजन कराने में हेल्प करता है। देन वी हैव दिस CII, CII, 3 बार I है,
देन एन जीन, फिर सी आई जीन, क्रो जीन, सी आई जीन, ओ पी क्यू एस आर, ये सारी की सारी जीन्स हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लेफ्ट प्रोमोटर है और ये जो राइट प्रोमोटर है, ये दोनों बड़े स्ट्रांग प्रोमोटर्स होते हैं। अगर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पीएल से एसोसिएट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट प्रोमोटर पे बाइंड कर रहा है, तो क्या करेगा, ये सबसे पहले किस जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, एन जीन का। सिमिलरली अगर ये राइट प्रोमोटर से एसोसिएट हो रहा है तो सबसे पहले ये क्रो जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा आरएनए पॉलीमरेज। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर हमको और जीन्स मिलती जाएंगी। तो इसी हिसाब से चूंकि इस जीन का सबसे पहले हो रहा है क्रो का, अगर राइट पे पॉलीमरेज जुड़ रहा है, और एन जीन का सबसे पहले हो रहा है अगर लेफ्ट प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है, तो इसलिए एन को हम क्या कह देते हैं, इमीडिएट अर्ली जीन। सिमिलरली क्रो भी क्या है, इमीडिएट अर्ली जीन। लेकिन फिर और आगे जाना पड़ेगा तो इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा डिले होगा, तो इन जीन्स को हम डिलेड अर्ली जीन्स कहते हैं। CII से स्टार्ट होता है, ओ पी क्यू यहाँ तक जो है वो डिलेड अर्ली जीन्स चलती हैं। सिमिलरली एन तो क्या हो गई, इमीडिएट अर्ली जीन हो गई। लेकिन इसके और लेफ्ट जब हम मूव कर रहे हैं, CII, जिस, इंटीग्रेज, अटैचमेंट पी, ये जो सारी जीन्स होती हैं ये क्या है, ये डिलेड अर्ली जीन्स हैं। फिर यहाँ पे जब पहुँचते हैं ए से जे को लेके और इधर एस से आर, तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, ए से जे जीन्स तक पहुंचने में और एसआर जीन्स तक पहुंचने में आरएनए पॉलीमरेज को काफ़ी वक्त लगेगा। तो इसलिए इन जीन्स को हम क्या कहते हैं, लेट जीन्स कहते हैं। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटर और जीन्स का समझ में आया, और फिर इमीडिएट अर्ली, डिलेड अर्ली और लेट जीन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया? से यस और नो? जी सर। गुड। अब यहां पे तो बिल्कुल ये सीक्वेंस समझ लो, याद रखना है। ए जे, फिर सिब, एट पी, इंटीग्रेज, जिस, CII, एन, CI, क्रो, CII, ओ पी क्यू एस आर। और इन प्रोमोटर्स की लोकेशन भी बिल्कुल याद रखनी है। CI के दोनों तरफ PL PR मिलेंगे हमको, जहाँ पे PR मिल रहा है वहीं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में PRM मिलेगा। क्रो CII के बीच में प्रोमोटर RE मिलेगा, क्यू पे पैक प्रोमोटर मिलेगा, क्यू और एस के बीच में PR डैश मिलेगा, और जिस के लिए PI प्रोमोटर है। ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए, बार बार हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तभी लाइटिक साइकिल भी समझ में आएगी, और लाइसोजेनिक तो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है, तब वो समझ में आएगी। अब इसको जीन्स किस टाइप की हैं इसके लिए हम एक टेबल भी शेयर कर रहे हैं, फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक बार और इंसर्ट करना है एक इमेज हमको। ये गलत हो गया, कंट्रोल सेट, कोई बात नहीं, इसको मूव कर देते हैं नीचे की तरफ, आ जाओ। यस, तो इस टेबल पे आपको गौर फरमाना है। ये टेबल भी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तब आगे काम बनेगा। इसीलिए इसको हम बार बार रीड कर रहे हैं ताकि कम से कम कुछ तो दिमाग में जाए। इमीडिएट अर्ली जीन्स की अभी हमने बात की थी, अगर ऊपर डायग्राम में भी याद करें आप, तो एन जीन जो थी ये क्या करती है, इट कोड्स फॉर एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन, और इसकी वजह से अर्ली रेगुलेशन होता है। देन वी हैव दिस क्रो जीन, ये क्रो प्रोटीन के लिए कोड करती है, और क्रो प्रोटीन जो है वो CI रिप्रेसर की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये भी अर्ली रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। देन वी हैव दिस CII जीन, ये क्या करता है, ये CI और इंटीग्रेज इनके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कराने के लिए या एक्टिवेटर के लिए कोड करता है। अर्ली रेगुलेशन यहाँ भी कह दे रहे हैं क्योंकि डिलेड अर्ली है, अर्ली ये भी काम चलेगा। देन वी हैव दिस CII, 3 बार आई है, दिस कोड्स प्रोटीन विच स्टेबिलाइजेस CII, ये भी अर्ली रेगुलेशन में चल रहा है। देन वी हैव दिस इंटीग्रेज, इंट जीन इंटीग्रेज के लिए कोड करता है, और इंटीग्रेज जाहिर सी बात है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करने के लिए
या हम यूं कहें कि जो फाज का जीनोम है उसको होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कराने के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। देन वी हैव दिस ये एक्सीजनेज एंजाइम के लिए कोड करती है, और एक्सीजनेज एंजाइम क्या करेगा, ये इंटीग्रेज के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ताकि इंटीग्रेज अपना काम न कर पाए, क्योंकि इंटीग्रेज का काम क्या है, फाज जीनोम को होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट कराना। लेकिन एक्सीजनेज का क्या काम है, ऑपोजिट काम है, ये एक्सीजन करता है प्रोफाज का। यानी कि जब एनवायरमेंटल सिग्नल मिलते हैं और लाइटिक से लाइसोजेनिक में स्विच होती है, लाइसोजेनिक से वापस लाइटिक में स्विच होती है साइकिल, तो फिर उस प्रोफाज को होस्ट के क्रोमोसोम से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वो काम एक्सीजनेज करता है। जबकि फाज जीनोम को होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट करने का काम इंटीग्रेज का है। तो इन दोनों का फंक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जब तक इसका काम रोका नहीं जाएगा तब तक जिस जो है वो अपना काम नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो इसका दोनों काम होता है, पहले ये इंटीग्रेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करे और उसके बाद फिर एक्सीजन प्रोफाज का करे। देन वी हैव दीज जीन्स, ओ फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, फाज का रेप्लिकेशन करने के लिए, पी भी असिस्ट करेगा उस प्रोसेस में। देन क्यू, ये एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन के लिए कोड करती है, और ये एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन क्या करेगी, ये लेट जीन्स के एक्सप्रेशन को अलाउ करेगी। क्योंकि टर्मिनेशन अगर क्यू वाली पोजीशन पे, जैसे ऊपर एक बार फिर से डायग्राम में आए, अगर इसी पॉइंट पे क्यू पे ही टर्मिनेशन हो गया तो क्या होगा, एस और आर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन बनाती है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होता रहता है, जिसकी वजह से एस और आर, या जिसको लेट जीन कह रहे हैं, इनका भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। देन ऑफ कोर्स वी हैव दीज लेट जीन्स, ए से लेके जे तक जो जीन्स हैं वो हेड और टेल बनाती हैं वायरस का, और एस एंड आर जीन्स जो है वो लाइसिस जीन्स हैं, यानी कि होस्ट की लाइसिस करके बाहर निकलेंगी, बाहर वायरस को निकालने का काम करेंगी। तो ये बेसिक चीज, ये याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, एंड दिस डायग्राम इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ अब इस थोड़े से बैकग्राउंड के साथ हम उस प्रोसेस की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी कि नाउ वी कैन डिस्कस द लाइटिक प्रोसेस या साइकिल या पाथवे, जो कहना चाहें आप इसको कहें। अब इसमें हमको आपको पॉइंट्स बताना है और उन पॉइंट्स में ही आपको चीज़ें समझनी हैं, क्योंकि डायग्राम, जीन का अरेंजमेंट और जीन्स का फंक्शन ये हमने शेयर किया है ऑलरेडी। ये क्या है, पहली बात हम ऊपर भी लिख चुके हैं, ये डिफ़ॉल्ट मोड है, यानी कि ये काम जो है यही होगा पहले। अगर लाइसोजेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स अपना फंक्शन नहीं प्ले कर रही हैं या उस तरह के फैक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता यह है कि लैम्डा डीएनए ये कहाँ जाएगा, इट एंटर्स द होस्ट, होस्ट में एंटर किया आज का डीएनए, और अब जब एंट्री हो गई तो आरएनए पॉलीमरेज किसका, ऑफ कोर्स होस्ट का, ये क्या करता है, it binds to PL and PR promoters। तो आरएनए पॉलीमरेसेस जब बाइंड करेंगे PL और PR प्रोमोटर्स से, तो क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स हैं PL, यानी PL से स्टार्ट होकर लेफ्टवर्ड जो जीन्स थी, एक बार फिर से हम डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए, PL से लेफ्टवर्ड जो जीन्स थी उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, PR पे जब आरएनए पॉल बाइंड करेगा तो राइट वर्ड जो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्रो, CII, OP, QSR एंड सिमिलरली लाइक दिस। तो इतना काम हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम इन पॉइंट्स को ऐड कर दें यहाँ पे कि PL और PR ये दोनों जो प्रोमोटर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन क्या है, तो दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ CI जीन। CI रिप्रेसर की भी बहुत बात होगी, रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करती है। तो ये PL और PR CI जीन के इधर उधर, यानी आइदर साइड। देखो फिर से, देखो भैया, ये CI जीन है हमारी, इस CI जीन के लेफ्ट की तरफ
पीएल प्रमोटर है और राइट की तरफ पीआर प्रमोटर है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या होगा, हमने क्या कहा था कि ये जो दोनों प्रोमोटर्स हैं, ये दोनों के दोनों यानी कि बोथ आर स्ट्रांग प्रोमोटर्स। तो स्ट्रांग प्रोमोटर्स का मतलब ये होता है, स्ट्रांग या वीक प्रोमोटर का मतलब ये होता है कि अगर आरएनए पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, उस केस में भी ये प्रोमोटर्स से वो जाके जरूर अटैच होगा और इन प्रोमोटर्स की जो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन वो जरूर कराएगा। तो स्ट्रांग प्रोमोटर का यही मतलब होता है। वीक प्रोमोटर का मतलब कि उन आरएनए पॉलीमरेज की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी जो है वो रिलेटिवली कम होती है उन प्रोमोटर्स में। तो ये दोनों स्ट्रांग प्रोमोटर्स हैं। ठीक, अब ये पी आर, फिर से अगर यहां पे अलग से हम लिख दें पी एल पी आर, तो पी आर जो है ये किसके लिए प्रोमोटर की तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट्स एज प्रोमोटर फॉर क्रोजीन एंड अदर राइट वर्ड या राइट वर्डली जीन्स, जितनी भी राइट की तरफ हैं। और पी एल जो है ये किसके लिए करेगा, इसमें फिर वही पॉइंट, एक्ट्स एज प्रोमोटर फॉर एन जीन एंड अदर लेफ्ट वर्डली जीन्स। वही है, डायग्राम वाला पॉइंट है, लेकिन हम लिख रहे हैं यहां पे जानबूझ के। क्रोजीन क्रो प्रोटीन बनाएगी और क्रो प्रोटीन जो है वो लाइसिस के लिए या लाइटिक मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या फंक्शन है वो डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर सिंपली हम इसको मेंशन कर दें कि क्रोजीन से हमको मिलेगी क्रो प्रोटीन, शॉर्ट में लिखना है इसको। देखो, जब जीन लिखते हैं तो ये पहला वाला स्मॉल में लिखते हैं, जब प्रोटीन लिखते हैं तो पहला वाला कैपिटल में लिखते हैं। तो ये क्रो प्रोटीन हमको मिल गई, और ये क्रो प्रोटीन बेसिकली क्या करती है, दिस फैसिलिटेट्स लाइटिक मोड, लाइटिक मोड के लिए ये रोल प्ले करती है। क्लियर है। तो अब मान लो यहां पे हमने क्या कहा था कि लैम्डा डीएनए जो है वो एंटर किया होस्ट में, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पीएल और पीआर प्रोमोटर से बाइंड कर गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होना है, अगला स्टेप यही होना है कि क्रो और एन जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसको पॉइंट में हम लिख दें यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप आफ्टर फाज डीएनए एंट्री, ये है एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड क्रो जीन्स। एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। अब एन जो है वो किसके लिए कोड कर रही है, एन इट कोड्स फॉर एन एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन। याद करिए क्यू के बारे में भी हम यही कह रहे थे। फिर से आओ जीन पे, एन जो है वो एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन के लिए कोड कर रही है और क्यू भी एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन के लिए कोड कर रही है। तो इन प्रोटीन्स की, एन वाले एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन की हेल्प से इधर की जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा, क्यू वाले एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन की वजह से राइट वर्ड की एसआर जो लेट जीन्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करेगा। तो यहां पे क्लियर हुआ, दिस एन कोड्स फॉर एन एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन। तो इसका इस एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन का रोल क्या है, इट अलाउज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिलेड अर्ली जीन्स। और ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि जो लेफ्ट की तरफ डिलेड अर्ली जीन्स होंगी उनकी, क्योंकि एन की बात हो रही है, एन जो है वो लेफ्ट की तरफ है। ठीक, इससे क्या होगा,
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की और है, यहाँ जो हम कह रहे हैं इट अलाउज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिलेड अर्ली जीन्स, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हमको देखिए, डिलेड अर्ली जीन्स यहाँ पे दोनों तरफ हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिलेड अर्ली जीन्स हैं, और क्रो के बाद ये CII से लेके और Q तक ये भी डिलेड अर्ली जीन्स हैं। तो N की जो एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन होती है वो इन दोनों तरफ की डिलेड अर्ली जीन्स का एक्सप्रेशन कराती है। ये पॉइंट हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। अलाउज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिलेड अर्ली जीन्स ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि CII और राइट की तरफ यानी कि विल बी ट्रांसक्राइब्ड टूवर्ड्स लेफ्ट, और राइट की तरफ जो हमारे पास हैं CII, OP एंड Q, दे विल बी ट्रांसक्राइब्ड। राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, उसके लिए हम सॉरी हैं। टूवर्ड्स राइट, क्योंकि धीरे धीरे लिखेंगे तो बहुत कुछ बताने के लिए है भी। तो ये ट्रांसक्राइब होंगे। अब जो हमने बात की थी कि जो Q प्रोटीन है ये भी क्या है, इट एक्ट्स एज एन, क्योंकि यहां पे Q का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, देखिए ध्यान से, तो Q प्रोटीन जो बनी इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन, और ये जो Q प्रोटीन है इट इज सिमिलर टू एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन ऑफ N। ठीक, अब ये वाली जो एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन है यानी कि Q प्रोटीन की जो हम बात कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है, इट मॉडिफाइज RNA पॉलीमरेज, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि RNA पॉलीमरेज को ये असिस्ट करती है। और ये जो RNA पॉलीमरेज है, आफ्टर बीइंग असिस्टेड बाय द Q प्रोटीन, इट इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम लेट प्रोमोटर, और कौन सा वाला लेट प्रोमोटर, PR डैश, जिसको हम और क्या कह देते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी राइट वे प्रोमोटर। सेकेंडरी राइट वे प्रोमोटर, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, फिर से आते हैं हम इस इमेज पे। Q एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन, ये एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन RNA पॉलीमरेज को असिस्ट करेगी टू बाइंड टू दिस प्रोमोटर PR डैश, जिसको हम लेट प्रोमोटर कह रहे हैं या सेकेंडरी राइट वे प्रोमोटर कह रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो SR या लेट जीन्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट को यहां पे अगर हम ऐड कर दें, तो इट लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेट जीन्स S एंड R। ठीक, अब ये जो लेट जीन्स हैं ये किसके लिए कोड कर रही हैं, ऊपर यहां पे लिखा हुआ सब, O DNA रेप्लिकेशन, P DNA रेप्लिकेशन, देन अदर A to J, खैर वो तो लेफ्ट साइड में हेड एंड टेल सिंथेसिस, S एंड R लाइसिस जीन्स।
कुल मिला के जो प्रोसेसेस हैं यानी कि कंप्लीट करने का जो है वायरस के मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स कंप्लीट करने की बात यहाँ पे होती है। जनरल पॉइंट में अगर हम इसको डिस्कस करें तो लेट जीन्स जो हैं वो किस चीज़ के लिए कोड करती हैं? दे एनकोड प्रोटीन्स फॉर फाज कैप्सिड डीएनए पैकेजिंग एंड ऑफ कोर्स होस्ट लाइसिस। तो ये काम तो लास्ट में ही होना है, कैप्सिड प्रोटीन और उसके बाद डीएनए उसमें पैकेज होना और उसके बाद फिर होस्ट की लाइसिस होना ताकि जो वायरल पार्टिकल है वो बाहर निकल सके। और ऊपर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं कि जो पी और ओ जीन्स हैं इनके प्रोडक्ट्स जो है वो जीन प्रोडक्ट्स, तो जीन्स की जगह जीन लिखते हैं इसको, इसके जो जीन प्रोडक्ट्स होते हैं ये किस लिए हैं? दे आर रिक्वायर्ड फॉर फाज डीएनए रेप्लिकेशन। कब? डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा? बिफोर मॉर्फोजेनेसिस। बिफोर मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या? मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि फाज कैप्सिड के अंदर डीएनए पैकेज हो गया और वायरस का पार्टिकल बन गया, तो उसको कहेंगे मॉर्फोजेनेसिस। लेकिन उस काम से पहले डीएनए को रेप्लिकेट हो जाना है, तो वो काम पी और ओ जीन के प्रोडक्ट्स जो है वो कराएंगे। इस तरीके से फिर लास्ट में होस्ट की लाइसिस होगी तो लाइटिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? समझ में आया? जी सर। ओके।